हेलो फ्रेंड, मैं विकी कुमार एक बार फिर आपको लेके आया हूँ अपने एडुटेक चैनल में। और आज मैं बात करूँगा साइंस के अगले चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। और इसके अंदर आज मैं आपको बताऊँगा कि मेटल्स के कितने एलिमेंट्स और नॉन मेटल एंड मेटल्स के कौन कौन से केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मेरे ऊपर व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अभी तक हम लोगों ने टोटल 118 एलिमेंट्स को खोज किए हैं, जिसमें से आपके 90 मेटल्स और 22 नॉन मेटल्स होते हैं। और इन्हीं में से कुछ आपके मेटलॉइड्स हैं। और अगर एग्जांपल की बात करें तो मेटल्स में आपके सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, आयरन, बेरियम, ये सब सारी चीज़ें हैं। वहीं अगर नॉन मेटल की बात करें तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, उसके बाद आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारी चीज़ें आपके नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद अगर इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसके अंदर आती हैं आपके, पहले हम बात करते हैं मेटल्स के बारे में। और मेटल में अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मेटल आपका सॉलिड होता है। केवल इसके अंदर आपका एक मरकरी होता है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये डक्टाइल एंड मैलिएबल होते हैं, यानी कि इनमें तन्यता का गुण होता है और हम इसे हीट कर चादरों या फिर तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है यहाँ सॉनरस, यानी कि ये साउंड प्रोड्यूसर होते हैं और ये एक दूसरे से अगर टकराते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ लस्टीरियस होते हैं, यानी कि अपना शाइनिंग सरफेस रखते हैं। फिफ्थ ऑप्शन की बात करें तो ये वो आपका फिफ्थ ऑप्शन है हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। और इसमें से केवल आपका केरियम एंड गैलियम है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। चलिए अब सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं। और ये जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। और ये इनमें से केवल आपका जो लेड एंड मरकरी है जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी। सेवन्थ ऑप्शन की बात करें तो सेवन्थ ऑप्शन है आपका हाई डेंसिटी। और हाई डेंसिटी के मामले में अगर देखा जाए तो मेटल में केवल आपके दो हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि लो डेंसिटी रखते हैं। और सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि हम उसे नाइफ से भी कट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी रिएक्टिविटी की बेसिस पे तो जो हमारे मेटल होते हैं वो हाई रिएक्टिव होते हैं। और अब बात करते हैं नौवें ऑप्शंस की, यानी कि आयनिक बॉन्डिंग की। जो हमारे मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसा कि अभी तक मैंने आपको बताया कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लस्टीरियस होते हैं, इसके बाद ये सॉनरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होती हैं इनकी। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, हाई डेंसिटी होती है, इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और आयनिक बॉन्डिंग इनमें प्रेजेंट होती है। चलिए और अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में कि नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आगे नॉन मेटल के बारे में। और नॉन मेटल आपके तीनों ही फेसिस पे एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे कि अगर एग्जांपल की तरह मैं बताऊँ तो जो हमारा कार्बन है वो सॉलिड होता है, ब्रोमीन हमारा लिक्विड होता है एंड हाइड्रोजन हमारा गैस के रूप में रहता है। और ये नॉन डक्टाइल एंड नॉन मैलिएबल होते हैं, यानी कि इनकी तन्यता का गुण नहीं होता है। नेक्स्ट ये नॉन सॉनरस होते हैं, यानी कि ये ध्वनि को उत्पन्न नहीं करते हैं। ऐसे ही अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो नॉन लस्टीरियस होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन, यानी कि ये चमकदार नहीं होते। इनमें केवल एक आयोडीन है जो अपने पास चमकदार रखने की गुण को धारण करता है। जैसे कि अभी तक मैंने चार बताए, चार ऑप्शंस के अंदर जैसे मैंने बताया था कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस दोनों ही होते हैं। नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मैलिएबल होते हैं, यानी कि इनको हम तन्यता गुण नहीं होता और इनको हम पीट कर चादरों और तारों में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और थर्ड ऑप्शन मैंने बताया नॉन सॉनरस, यानी कि ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। फोर्थ ऑप्शन ये लस्ट्रस होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन, यानी कि चमकदार नहीं होते केवल आयोडीन को छोड़कर। यही फिफ्थ ऑप्शन की अगर बात करें तो ये लोअर मेल्टिंग पॉइंट होती है इनकी, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है आपके मेटल के मुकाबले।
और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एक्सेप्ट ग्राफाइट, यानी कि केवल ग्राफाइट ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और जो कि कार्बन का एक प्रकार होता है। अब डेंसिटी के बारे में अगर बात करें तो ये लो डेंसिटी होती हैं और एक्सेप्ट डायमंड के, कि ये केवल नॉन मेटल्स में एक डायमंड ही है जो आपका हाई डेंसिटी का होता है और ये भी एक आपका कार्बन का प्रकार होता है या स्ट्रक्चर होता है। नए ऑप्शंस की बात करें तो ये कोवैलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के माध्यम से जुड़े होते हैं। अब दोनों ही फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें कुछ बातें को ध्यान रखना है, जैसे कि मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, जो हमारे मेटल हैं वो बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। यहीं अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो हमारे एसिडिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ आपका सिल्वर एंड कॉपर, जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के रूप में माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद मैंने इसमें लिखा है कि जैसे जो मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था मेटलॉइड्स के बारे में, कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल दोनों के ही बिहेवियर को एग्जिस्ट करते हैं, शो करते हैं। ऐसे मेटल्स को हम मेटलॉइड्स कहते हैं, यानी कि अगर हिंदी सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो वो एलिमेंट्स जो आपके धातु और अधातु दोनों के ही गुणों को शो करते हैं, उन्हें मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया मेटल एंड नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स के बारे में, यानी कि जो आपका मेटल है वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटल आपका एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। सिल्वर एंड कॉपर आपका हाईली रिएक्टिव होते हैं कंडक्शन के बेसिस पे। और अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। पहले बात करते हैं मेटल के बारे में। तो मेटल को अगर हम एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो अपना ऑक्साइड फॉर्म करता है, जैसे कि मैंने जनरल रिएक्शंस में लिखा है मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। और अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि मैंने नीचे इसका एग्जांपल भी लिखा है, मैंने कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारा कॉपर ऑक्साइड बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करेंगे ये कि मेटल हमारा वाटर के साथ रिएक्ट कैसे करता है और उसकी जनरल रिएक्शंस कैसी होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने जनरल रिएक्शन लिखा है, वाटर रिएक्ट विद मेटल रिएक्ट विद वाटर का। तो मेटल को जब हम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन लिबरेट होता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है पोटेशियम प्लस वाटर गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन आपका रिलीज होता है। और ऐसे ही मैंने दूसरा रिएक्शन भी लिखा है जिसमें कैल्शियम को मैंने वाटर से रिएक्ट करवाया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन हमारा बना है। जैसे कि मैंने यहाँ रिएक्शन में शो कर रहा हूँ, कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। अब हम बात करेंगे कि मेटल रिएक्ट विद एसिड, कि अगर मेटल को हम एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा कंपाउंड कैसे और क्या बनता है। जैसे कि मैंने जनरल रिएक्शन में लिखा है मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस H2, यानी कि अगर हम मेटल को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। एग्जाम्पल में भी मैंने लिखा है सोडियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जिससे कि हमारा सोडियम क्लोराइड और H2 का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन वी रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड वाइल रिएक्शंस विद मैग्नीज एंड मैग्नीशियम इवॉल्व H2 गैस, यानी कि अगर हम मेटल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं तो वहाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता, लेकिन अगर वही मैग्नीज या मैग्नीशियम से करते हैं तो वहाँ होता है। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए हम बात करते हैं कि जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो हमारा ऑक्सीडाइज एजेंट होता है और यह हाइड्रोजन को इजीली ऑक्सीडाइज करके वाटर में चेंज कर देता है और खुद रिड्यूस होकर के नाइट्रोजन के ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि मैं आगे रिटर्न फॉर्म में भी अभी समझाऊंगा। और यही प्रोसेस हमारे मैग्नीज या मैग्नीशियम के साथ नहीं हो पाता, जिसके कारण वहाँ वाटर फॉर्मेशन नहीं होती और हमारा हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो
चलिए अब इसको टेक्स्ट फॉर्म में मैं समझाता हूँ। जैसे कि इट इज़ बिकॉज ऑफ HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes the hydrogen to form water and itself gets reduced to any form of nitrogen oxide, that is N2O, NO and NO2. But in case of manganese and magnesium react with very dilute HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड to evolve hydrogen gas। यानी कि जो हमारा मैंगनीज या मैग्नीशियम है वो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। चलिए अब आगे बात करेंगे मेटल रिएक्शंस विद अदर मेटल सॉल्ट, कि अगर हम किसी मेटल को उसको मेटेलिक सॉल्ट्स के से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट के तौर पर क्या मिलता है। और उसके जनरल रिएक्शंस के बारे में, तो जैसे ही जनरल रिएक्शन मैंने लिखा है यहाँ, मेटल A प्लस सॉल्ट B गिव्स सॉल्ट ऑफ A मेटल ऑफ B, यानी कि एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं और यहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर होती हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिखा है पोटेशियम प्लस सोडियम क्लोराइड गिव्स पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम, यानी कि यहाँ आपका जो पोटेशियम है सोडियम को डिस्प्लेस करके पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है। अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ है मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। जनरली अब इसके जनरल रिएक्शंस के बारे में बात करें तो जनरल रिएक्शन जो होते हैं वो आपका मेटल प्लस नॉन मेटल गिव्स सॉल्ट, कि अगर हम किसी मेटल या नॉन मेटल को अगर रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा सॉल्ट बनता है। एग्जांपल के लिए सोडियम और क्लोराइड का अगर हम मिक्स करते हैं यानी कि कंबाइन करवाते हैं तो हमारा सोडियम क्लोराइड यानी कि एक सॉल्ट बनता है। और अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में, कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है और इसकी यूजेस क्या होते हैं और हम कैसे यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं। इसके अंदर आपके ये कुछ एलिमेंट्स आते हैं जिसको मैंने सीरीज़ में लगा रखा है। इसके अंदर सबसे पहला आता है आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। उसके बाद है आपका मरकरी के बाद है सिल्वर के बाद है आपका गोल्ड। ये आपको सीरीज़ में कम्प्लीटली आपको याद होना चाहिए ताकि आप अपनी रिएक्टिविटी बेसिस पे ये अरेंज कर सके कि हमारा कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। और ये बेसिकली आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वगैरह को कैरी आउट करने के लिए हेल्प करता है या सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं को 2 एग्जाम्पल रखे हैं मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बेसिस पे और अब मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि मैंने आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन लिख रखा है कि आयरन को मैंने अगर कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करवाता हूँ तो आयरन यहाँ कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट यानी कि फेरिक सल्फेट बनाता है और कॉपर प्योर फॉर्म में रिलीज होता है। ऐसे ही अगर हम जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक भी कॉपर को डिस्प्लेस करता है और जिंक का सल्फेट बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट यहाँ आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, और इसके अंदर मैं सबसे पहले आपसे बात करूँगा अभी मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में। मैग्नीशियम क्लोराइड का हमारा जो कंपाउंड है वो कैसे बनता है और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले बता दें कि वो आपके ब्रेक डाउन कैसे होता है। जो हमारा मैग्नीशियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कटायन बनाता है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि मैग्नीशियम आयन बना। और ऐसे क्लोराइड अपने वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड आयन बनाता है। और ये दोनों ही आयन को जब हम एक साथ रिएक्ट करवाते हैं, कंबाइन करवाते हैं, तो जो क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी दोनों क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम के प्लस चार्ज के साथ बाइंड करते हैं और अपना कंपाउंड बनाते हैं जो कि MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। और इसके बेसिस पे मैंने कुछ नीचे रीजन्स लिखे हैं, वो भी आपको अभी समझाते हैं। अगर रीजन्स की बात करें, जैसे कि मैंने लिखा है एटम ऑफ मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस सेल टू फॉर्म टू फॉर्म कटायन यानी कि पॉजिटिव आयंस। सिमिलरली अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल टू फॉर्म एन आयन दैट इज नेगेटिवली चार्ज। और अगर हम जानते हैं जहाँ तक कि बेसिकली कि हमेशा आपका
पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे से बाइंड करते हैं, और जो उनकी बाइंडिंग फोर्स होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जिसके कारण इनके बीच में फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड होती हैं। और अब हम जानेंगे कि आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो चलिए अब आपको बताता हूँ आयनिक कंपाउंड्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आयनिक कंपाउंड्स आपके मेटल की तरह ही सॉलिड होते हैं। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जैसा कि अभी मैं नीचे करके दिखाऊंगा इसको। अभी चलिए, जैसे कि यह है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड फॉर्म क्रिस्टल लैटिस rather than amorphous solid. They have high enthalpy of fusions and vaporizations than molecular compound। जैसे कि मैंने अभी बताया था, इनका एंथैल्पी हाई होती है फ्यूजन्स एंड वेपराइजेशंस की। इसके बाद ये हार्ड होते हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ये ब्रिटल होते हैं। इसके बाद इनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बट ये केवल उसी समय कंडक्ट करते हैं जब ये वाटर के साथ सॉल्यूबल होते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि वाटर के साथ सॉल्यूबल होते हैं, यानी कि ये सॉल्युबिलिटी को एग्जिस्ट करते हैं, और ये मेटल आपके वाटर के साथ सॉल्यूबल होते हैं। जैसा कि मैं अभी इसको नीचे करके शो करूँगा आपको कि ये देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली व्हेन दे डिजॉल्व इन वाटर और दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं